ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी की। आरबीआई की पॉलिसी आज अनाउंस होने वाली है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ मैक्स लाइफ से मिहिर वोरा हैं और साथ ही एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगता भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मिहिर, कोई शॉकर वैसे तो एक्सपेक्टेड है नहीं, लेकिन जो स्टांस होगा आरबीआई का, खासकर जिस तरह के हेडविंड्स इकोनॉमी के सामने इस समय है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, एनर्जी प्राइसेस ग्लोबली जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस, और साथ ही एक बूमिंग कंजम्पशन लेड रिकवरी जो हम देख रहे हैं इकोनॉमी में, आपको लगता है कि कोई कंपेलिंग रीज़न है आरबीआई के पास स्टांस चेंज करने के लिए, और दे वुड वेट इट आउट? नमस्कार एंड आपकी नई चैनल के लिए खूब खूब शुभकामनाएं टू स्टार्ट विद। सो जिस मोड पे हम खड़े हैं एज आरबीआई, आई थिंक एक इम्पोर्टेंट जंक्चर है, क्योंकि एक तरह से तो ग्रोथ की इश्यूज हैं, अभी भी ग्रोथ स्टेबलाइज नहीं हुए, जबकि देयर इज गुड न्यूज ऑन कंजम्पशन फ्रंट, जो सेवरल पॉकेट्स जहां पे कंजम्पशन अच्छी हो रही है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड रिकवरी से हम थोड़े दूर हैं अभी भी। फॉर एग्जांपल कार में डिमांड है लेकिन टू व्हीलर्स में डिमांड नहीं है। लोअर एंड कंजम्पशन में अभी भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। मनरेगा के जो डिमांड्स हैं जॉब्स के, वो भी नंबर्स हाई हैं, मींस के जो रूरल और जो स्मॉलर टाउन्स है वहां पे रिकवरी इतनी अनइवन इतनी नहीं है। सो एक जो रिकवरी है वो हो रही है लेकिन शायद अनइवन है। तो इस तरह से जो ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव आरबीआई ने लेके रखा था वो नेसेसरी है अभी भी। लेकिन जैसे आपने कहा, दो तीन टेलविंड्स भी आए हैं लास्ट 3-4 महीने में। अगर हम लास्ट पॉलिसी से देखें तो रुपी थोड़ा वीक हुआ है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है ग्लोबली। ऑयल प्राइसेस जैसे आपने बताया ऊपर हैं, इंडिया में ही नहीं लेकिन ग्लोबली ऑल्सो जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि कमोडिटीज, नॉट ओनली ऑयल बट काफी सारी स्टील, अदर कमोडिटीज, फूड कमोडिटीज, इन्फ्लेशन जो है वो काफी हाई चल रहा है। और उसका जो पेन है अगर देखें तो काफी सारी इमर्जिंग मार्केट्स ने ऑलरेडी रेट हाइक करना शुरू कर दिया है, जैसे कि ब्राजील, टर्की, दो तीन अदर कंट्रीज। इवन डेवलप्ड मार्केट्स में अगर देखें, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोलैंड जो है, उन्होंने देखा है कि ये जो कमोडिटी इन्फ्लेशन एज वेल एज रियल एस्टेट प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते जा रहा है। तो आरबीआई को एक अभी कॉल लेना है कि यस, ग्रोथ अभी भी अनइवन है, लेकिन ये जो इंडिया में भी जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है वो ऊपर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने रिस्क की बात करी, तो मुझे रिस्क यही है कि मेरे ख्याल से 90% ऑफ, अगर आप पोल करेंगे मार्केट में, 90% बिलीव के रेट हाइक आज नहीं आएगा, शायद नेक्स्ट पॉलिसी के से शुरू होगा। यही सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क शायद एक तरफ है, सबके व्यू एक तरफ है, और आरबीआई थोड़ा सरप्राइज कर सकता है ये हिसाब से। उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया है। हमारे साथ जयेश मेहता भी जुड़े हैं, एमडी एंड कंट्री ट्रेजरर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच से। जयेश, आपका क्या व्यू है इस समय? क्या अभी ज़रूरत है आरबीआई को थोड़ा हॉकिश स्टांस लेने की, थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर अगर आप होते मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में तो आप ये रिकमेंडेशन अभी दे देते स्टांस चेंज करने की? नहीं, firstly, congratulations on your new channel. थैंक यू, थैंक यू। वेदर मैं आरबीआई में हूँ या नहीं हूँ, अभी जो है सिचुएशन बहुत यूनिक हो गई है सिचुएशन, कि एक बाजू आपका जो ग्रोथ है, एंड अगेन अपने यहाँ पे लोअर लेवल पे ग्रोथ का चैलेंज है, तो ग्रोथ जो है वो चैलेंज है। एट द सेम टाइम अभी इट्स लाइक ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। एक बाजू आपके कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल कमोडिटीज प्राइसेस एंड ऑल ऑफ दैट आर गोइंग अप ड्रामेटिकली, बट एट द सेम टाइम आपका जो लास्ट 1 वीक में 10 डेज में जो एनर्जी का इश्यू हुआ है, तो वहाँ पे भी ऐसा है कि इट कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट द ग्रोथ ग्लोबली एंड लोकली एवरीवेयर। तो एक जो मोमेंटम ग्रोथ का हुआ है वर्ल्ड को, क्योंकि सप्लाई चेन इतना डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये एनर्जी क्राइसिस सॉल्व नहीं हुआ तो। सो होपफुली, वी डोंट नो, तो देयर आर पीपल हु विल से कि भाई उसके कारण डेफिनेटली सप्लाई चेन के कारण आपका इन्फ्लेशन और ऊपर जा सकता है। यस, जा सकता है। सो या बट एट द सेम टाइम आपका ग्रोथ भी तो नीचे जा सकता है। तो दोनों बाजू है, बट मेरे को पर्सनली लगता है कि एट दिस जंक्चर वी विल
be tended to bias more towards growth because supply chain का जो issue है, आप interest rate 5% भी बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो supply chain issue से आपका कोई commodity prices are not going to come. One can talk of saying that on at the margin and all that, but at the margin कभी देखते हो कि जब भी growth का issue नहीं है, but आज तो growth का issue भी तो है. So I think at this juncture, my thing and thought is कि basically they will support growth and कोई change नहीं आएगा stance में. एंड दे विल कंटिन्यू एज ऑफ कोर्स थोड़ा लिक्विडिटी जो है इतना एक्सेस है वो तो मार्केट ने भी सजेशन दिया था कि यू नीड टू सक आउट सम ऑफ मोर लिक्विडिटी थ्रू लॉन्गर टर्म रेपो और मे बी सम अदर इंस्ट्रूमेंट सो वो कुछ हो सकता है उसमें बट ना रेट में कोई चेंज आएगा ना रिवर्स रेपो में कोई चेंज आएगा सो ग्रोथ को स्टिल सपोर्ट करेंगे तब तक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो जाता है जो लास्ट 2 टाइम गवर्नर ने बोले बिटवीन द पॉलिसीज ऑल्सो सस्टेनेबल ग्रोथ इज हिज टारगेट. और आई थिंक जैसा आपने कहा अगर वैसा ही बयान रहता है तो ये एक रिलीफ ही होगी क्योंकि ग्रोथ है रिकवरी देखने को मिल रही है लेकिन अभी मिक्स्ड बैग है. आपने सही कहा कि उतनी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं हुई है. सौगता आप इस समय जिस तरह की इंडिकेटर्स हैं स्पेशली जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उससे आप क्या तर्क निकाल रहे हैं बाय एंड ऑफ दिस ईयर क्या आरबीआई के पास वो रूम बनेगा जहां पे वो थोड़ा सा फोकस इन्फ्लेशन पर ज़्यादा रखें अगेंस्ट ग्रोथ? पहले तो बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल. वेरी Thank you, हैप्पी सी दिस. तो हमारा अंदाजा है कि अभी हमारा ऑफिशियल स्टैंस है कि अभी भी पॉलिसी होल्ड रहेगा. जो हम लोग अभी कह रहे हैं कि हॉकिश होल्ड ये रहेगी. स्टैंस तो चेंज अभी काफी टाइम है लेकिन ये बोला नहीं जा सकता कि रिवर्स रिपो हाइक नहीं हो भी सकता है कि वो सोचें कि अभी जो जयेश जी ने भी कहा कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है. 10 या 15 बेसिस पॉइंट जो कहते हैं वह छोटा सा रिवर्स रिपो हाइक क्योंकि अब ग्रोथ और इन्फ्लेशन डायनामिक्स में काफी थोड़ी बहुत मैंने ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को भी परेशानी दिख रही है. हमारे यहाँ पे हमारे जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हम ट्रैक करते हैं एक्सिस बैंक कंसोलिडेटेड लीडिंग इंडिकेटर्स की जो ये ट्रैक होती है सितंबर महीने में थोड़ा सा इंक्रीज आया है. कुछ मैन्युफैक्चरिंग साइड में अभी भी ठीक ही है. एक्सपोर्ट्स अभी भी तगड़ा है लेकिन ये कब तक के चलेगा मुझे पता नहीं है. चाइना काफी कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है चाइना अभी और वो चाइनीज इकोनॉमी यदि स्लो डाउन करे तो ग्लोबल ट्रेड भी स्लो डाउन करेगी. तो हमारा तो एक्सपोर्ट जो अभी तक इंजन बनी हुई है हमारे ग्रोथ रिकवरी के लिए वो वीक हो जाएगा 2-3 महीने पहले. लेकिन इसके साथ साथ पर्टिकुलरली कच्चे तेल के दाम लेकिन खाली कच्चे तेल नहीं शिपिंग लॉजिस्टिक्स जो भी है इन्फ्लेशन जो अभी कहते हैं कि ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन या ट्रांजिएंट इन्फ्लेशन ये अभी पता चल गया है कि ये ट्रांजिटरी और ट्रांजिएंट नहीं है काफी तगड़ा रहेगा. लेकिन इसके साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन की भी जो ट्रैजेक्टरी दिख रही है वो 4% करीब जो ग्लाइड पाथ जो कहते हैं जो डिप्टी गवर्नर साहब ने भी कहा कि हम लोग क्रैश लैंडिंग नहीं करेंगे ग्लाइड पाथ से जाएंगे तो वो अभी भी दिख रहा है कि अभी भी मार्च 2023 अगले साल वहां तक के 4% पे पहुंचने की नौबत है इन्फ्लेशन की. तो मेरा अंदाजा है कि अभी तक मार्केट ने अभी छोटा सा रेट हाइक ऑलरेडी प्राइस कर लिया है. माने बहुत ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी नहीं होने वाला. थोड़ी बहुत तो लॉन्गर टर्म्स में आएगी लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये समय प्रोबेबली हमारा ऑफिशियल स्टैंस है कि अभी भी रिवर्स रिपो रेट को स्टैंस तो अभी दूर है. रिवर्स रिपो रेट अभी भी होल्ड पे रहेगा लेकिन अभी 10-15-20% प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि 10 से 15 बेसिस पॉइंट का रिवर्स रिपो हाइक हो सकता है. लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने कही कि एक मामूली सा जो रेट हाइक है वो बाज़ार में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है या फिर इकोनॉमी में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है. मिहिर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? डू यू ऑल्सो बिलीव सो दैट ये प्राइस्ड इन है एक मे बी वन ऑफ हाइक? मे बी नॉट क्योंकि जिस तरह से अगर आप पोलिंग देखें उस तरह से ऐसा लग रहा है कि नोबडी 90% लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी तरह का भी हाइक. तो अगर 15-20 बेसिस पॉइंट्स का अगर हाइक आता है तो शायद माइनर नेगेटिव हो सकता है नॉट अ मेजर नेगेटिव आई वुड से. बिल्कुल. साथ ही यहाँ जानना चाहेंगे आप सौगता से. सौगता क्या आपको लगता है इकोनॉमी थोड़ी ओवर हीटेड है? हम देखते हैं कि रियलिटी स्पेस से पेंटअप डिमांड आ रही है जिस तरह के Q2 नंबर्स शोभा ने दिए हैं ओबरॉय रियलिटी ने अपनी बुकिंग अपडेट्स दिए हैं. आप बात करें फेस्टिवल कंजम्पशन थीम पर बाजार में अच्छी खासी अप मूव देखने को मिल रही है. क्या लग रहा है क्या इकोनॉमी थोड़ी ओवर हीटेड है?
नहीं कहूंगा कि ओवर हीटेड है, लेकिन थोड़े बहुत रिस्क्स हैं। माने जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, कंज्यूमर डिमांड हो, एफएमसीजी डिमांड हो, ऑटोमोबाइल डिमांड हो, ये सब में बहुत ज्यादा डिमांड है। मैंने ऐसा नहीं कि अभी सप्लाई डिसरप्शंस के लिए डिमांड मीट नहीं हो रही है, डीलरशिप्स के पास बहुत सारे लंबे लाइन लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ रियल एस्टेट मार्केट काफी तगड़ा है। मैं कुछ ही दिन पहले एक हमारे पैनल में था, तो वहां पे सुन रहा था कि बहुत सारे अक्रॉस द बोर्ड, मे बी खाली न्यू दिल्ली एनसीआर रीजन को छोड़ के प्राइसेस काफी सारे मूव कर गए हैं। उसके साथ जो अदर बड़ा प्रॉब्लम अभी दिख रहा है यहाँ पे कि वेज इन्फ्लेशन, छोटे छोटे, इसमें पूरा ब्रॉड बेस नहीं है, आईटी सेक्टर में, टेक सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा एट्रिशन हो गया है, टैलेंट नहीं मिल रहा है। वहां पे काफी सारे एम्प्लॉय, ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स में सैलरीज, वेजेस जो भी ऑफर हो रहा है बहुत हाई हो गया है। तो ये सब में मैंने खाली मैंने कमोडिटीज इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन खाली नहीं, वेज इन्फ्लेशन, थोड़ी बहुत रियल एस्टेट में जो प्राइसेस को इम्प्रूव, लेकिन ओवरऑल मैं नहीं कहूंगा कि इकोनॉमी ओवरहीटेड है। अभी ज्यादातर मैं बैलेंस कि यदि बोले वहां पे कि अभी भी डाउनसाइड ग्रोथ की रिकवरी में काफी ज्यादा है, अभी भी रिकवरी नहीं हुआ। एक बार आपको मार्केट का अपडेट दे देते हैं। अभी पॉलिसी की अनाउंसमेंट में थोड़ा सा समय है, 7 मिनट करीब बाकी हैं, लेकिन निफ्टी 102 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 340 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक करीब 102 पॉइंट ऊपर है। जयेश, क्विकली आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये ऐसा नहीं है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स या फिर एनर्जी प्राइजेस या फिर बढ़ते हुए कमोडिटी प्राइजेस, इसका चैलेंज सिर्फ या फिर ये हेडविंड सिर्फ आरबीआई के लिए है। ये दुनिया भर के सारे ही सेंट्रल बैंकर्स जो हैं वो इससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। सो क्या ये हो सकता है कि शायद ये जो रेट हाइक का सिलसिला है या फिर स्टांस रिवर्सल का सिलसिला है, उसे हम डेवलप मार्केट्स में या फिर फॉरेन मार्केट्स में पहले देखें और फिर धीरे धीरे भारत में वो हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो रिकवरी है भारत में वो भी इट्स प्लेइंग कैच अप कंपेयर टू मे बी यूएस और चाइना। नहीं, तो मेरा थोड़ा सोचना इसमें अलग है कि as I said, half full, half empty, so people will look at inflation, but ये जो inflation है, ये जो disruption हो रहा है, whether geopolitical, whether green energy, alternate energy sources, और अलग अलग टाइप के disruption, हर टाइप के disruption हो रहे हैं, राइट? तो वो इसके हिसाब से यस, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और बढ़ सकता है, बट एट द सेम टाइम रेट हाइक करने से कोई बेनिफिट होगा इन्फ्लेशन में, वो मेरे को नहीं दिखता है। एट द सेम टाइम, एज आई सेड, अदर हाफ ऑफ द ग्लास कैन से कि ये सब डिस्ट्रप्शन के कारण आपका ग्लोबल डिमांड इटसेल्फ विल स्लो डाउन। जैसे एक एग्जांपल दे दो कि भाई लोग फैक्ट्रीज बंद कर रहे हैं जर्मनी और चाइना में, राइट? अगर वो फैक्ट्री बंद कर दिया, आपका सप्लायर है, तो आपकी फैक्ट्री भी इंपैक्ट हो जाएगी ना। तो पूरा सप्लाई चेन इफ इट गेट्स इंपैक्टेड, देन ओवरऑल ग्रोथ पे भी बहुत प्रेशर आ सकता है, इंडिया नहीं पूरा ग्लोबली। सो दैट इज द वे आई वुड लुक एट इट। सो दो अलग तरीके से देख सकते हैं। सो आई एम ऑन द कैंप के ये जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है, जो कमोडिटी प्राइस का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, जो एनर्जी प्राइस का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, उसके कारण आपके सप्लाई ग्रोथ में भी, सप्लाई चेन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। एंड वन विल बी सरप्राइज इफ दिस कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर पीरियड। खैर, ये एक मैक्रो ट्रिगर है और ये कई बार धीरे धीरे प्ले आउट होता है। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, और अगर कोई मेजर नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता है तो देन मार्केट जो बाकी चीज़ें हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत और कोशिश दोनों महसूस करेगा। लेकिन मिहिर, पॉलिसी एक तरफ है, क्वार्टरली नंबर्स भी आने वाले हैं। हमने कुछ एक एडवांसेस के नंबर्स देखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और साथ ही एक ओवरऑल जो कंजम्पशन का रिवाइवल है वो थीम अभी भी चल रहा है। तो आपको लगता है कि फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी शायद मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो, लेकिन ट्रैजेक्टरी अपवर्ड रह सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट्स की? देखिए, मार्केट्स तो एक्सपेंसिव है, कोई भी पैरामीटर से एक्सपेंसिव है मार्केट्स, लेकिन ये यूनिक टू इंडिया नहीं है, ये ग्लोबली यही हाल है, क्योंकि ग्लोबली लिक्विडिटी बहुत इजी है, इंडिया में भी लिक्विडिटी बहुत इजी है। तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, लैक ऑफ फर्दर ऑल्टरनेटिव्स बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर सो लो, उस तरह से जो है सारे एसेट्स, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे इक्विटीज हो, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो, जहां भी रिटर्न्स की जो चेज है, रिटर्न्स वाले जो यील्ड्स वाले एसेट हैं, ग्रोथ वाले एसेट्स हैं, वहां पे एक फ्रेंजी है। तो एक्सपेंसिव तो है, लेकिन
रिलेटिवली स्पीकिंग इंडिया का जो अर्निंग्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है FY22 के लिए, FY23 के लिए, वो अभी भी काफी रोबस्ट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि FII और रिटेल पैसा मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। चलिए बिल्कुल ठीक है। एक बार मार्केट चेक अगर ले लें तो अब निफ्टी में जो बढ़त है वो उसमें सबसे बढ़ने वाले काउंटर्स, अब टाटा स्टील सबसे ऊपर हो गया, टाटा पैक के ही सारे काउंटर्स। अब TCS में भी अब लगभग आप 1.5% की बढ़त देखेंगे, हालांकि थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा सॉफ्ट था, लेकिन अब फिलहाल फिर से टेक महिंद्रा भी IT पैक से अब इस रैली को ज्वाइन करता हुआ, लेकिन टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, विप्रो और रिलायंस इंडस्ट्री ये बड़ी लीडरशिप दिखा रहे हैं निफ्टी को इस वक्त। बड़े पैनल पर हम बात कर रहे हैं कि क्या आज पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हमारे साथ सारे गेस्ट बने हुए हैं। शौकत, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे मिस्टर भट्टाचार्य, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल बोला कि ओवरहीटेड तो आपको नहीं लग रही है इकॉनमी, लेकिन जिस तरह से एनर्जी प्राइजेस, फ्यूल प्राइजेस ग्लोबली बढ़े हुए हैं, वहाँ एक बड़ा कंसर्न जरूर होगा, और ये RBI ने आई एम श्योर इसको भी डिस्काउंटेड करके ही आज का स्टांस देना होगा। जी बिल्कुल सही। देखिए, एक और चीज है जो MPC को, जो हमारे पास अभी भी डेटा नहीं है, आज शाम को मिलेगी डेटा, वो इनके बहुत सारे सर्वेस होते हैं, इंटरनल सर्वेस, जो कैपेसिटी